Okay, so the next topic is about single cell protein. And before single cell protein, we have studied about the tissue culture technique. And before tissue culture, we studied about the hybridization technique. And under hybridization, we have seen the conventional breeding method and mutational breeding method along with their respective example. तो यहाँ तक के हम लोगों ने स्टडी किया है. वी आर स्टडीइंग द चैप्टर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. तो बहुत सारे एग्जांपल्स हाइब्रिडाइजेशन के, म्यूटेशन ब्रीडिंग के हम लोगों ने स्टडी किए. टिश्यू कल्चर, उसका एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा. नाउ वी विल स्टडी अनदर टॉपिक एंड इट इज़ द सिंगल सेल प्रोटीन. So first we will define the single cell protein, then we will see the organisms which are responsible for producing such kind of protein and the advantages of single cell protein. So what is mean by the single cell protein? So if you see very closely at the word single cell protein, now here single cell means the protein which is obtained from single celled organism. And we know the single celled organism, there are various types of single celled organism like bacteria, few algae, some of the yeast are single celled. तो कुछ बैक्टीरिया हैं, अलगी हैं, कुछ ईस्ट हैं, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं. तो इनसे जो प्रोटीन ऑब्टेन होता है इनके सेल से, उसको सिंगल सेल प्रोटीन बोला जाता है. एक्चुअली सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स से भी जो है ऑब्टेन होता है. तो इसके लिए सिंगल सेल्ड प्रोटीन जो है ये थोड़ा सा मिसलीडिंग टर्म है और प्रॉपरली इसको माइक्रोबियल प्रोटीन भी बोला जाता है, बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कन्वेंशनली इट वाज ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन बाद में जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ तो कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कल्चर से भी जो है ये इस टाइप के प्रोटीन ऑब्टेन होने लगे. तो यहाँ पर इंट्रो में हम लोग देख सकते हैं कि एक एस्टीमेट दिया हुआ है. बाय 2015 द वर्ल्ड वुड नीड टू प्रोड्यूस 1250 मिलियन टन्स ऑफ मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट. मतलब कि एक एस्टीमेट है कि 2050 तक जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी कि हमको जो है 1250 मिलियन टन मीट और डेयरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा टू मीट द ग्लोबल डिमांड फॉर एनिमल डिराइव्ड प्रोटीन. तो एनिमल डिराइव्ड प्रोटीन की डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है क्योंकि एनिमल्स जो मीट होता है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है. और वर्ल्ड की एक बड़ी पॉपुलेशन, नियर अबाउट 2/3 पॉपुलेशन वर्ल्ड की जो है ये नॉन वेजिटेरियन है. तो इसके लिए जो प्रोटीन की डिमांड है, पर्टिकुलरली जो एनिमल प्रोटीन है, उसकी डिमांड जैसे जैसे टाइम लैप्स हो रहा है और पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वो बढ़ती जा रही है. तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो एनिमल्स हैं उनकी रियरिंग वो कम पड़ रही है. मतलब ये कि डिमांड ज़्यादा है प्रोटीन की, एनिमल प्रोटीन की, और उतने एनिमल नहीं है. तो इसके लिए कोई ना कोई अल्टरनेट मेथड, प्रोटीन का कोई अल्टरनेट सोर्स सर्च करना बहुत ज़रूरी है. तो इसी अल्टरनेट सोर्स के तौर पर बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ये दो फील्ड्स ने मिल करके सिंगल सेल प्रोटीन का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया है. तो सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है? बेसिकली इट इज़ द ड्राइड कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका ड्राइड कल्चर होता है. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर ग्रो करते हैं और कोई भी कल्चर मीडियम पे उसको ग्रो कर लेते हैं. और बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव कल्चर मीडियम होता है जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं. और फिर उनको ग्रो करने के बाद में उनका जो पूरा कल्चर बनता है उस पूरे कल्चर को ड्राई करते हैं और फिर उसको ड्राई करके फिर उसको टैबलेट्स के फॉर्म में या उसको डिफरेंट केक्स के फॉर्म में उसको कंज्यूम किया जाता है. तो ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है इसका चलन धीरे धीरे जो है जैसे जैसे साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी जो है तरक्की कर रही है, इसका चलन जो है वो बढ़ता जा रहा है. तो सिंगल सेल प्रोटीन एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन है
और जो अब जो पहले एनिमल्स की फीड के लिए यूज़ होता था, और धीरे धीरे जो है ये ह्यूमन फीड के लिए भी यूज़ होने लगा है। तो इसका जो चलन है ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर और वर्ल्ड वॉर वन के बाद में, जब प्रोटीन की डिमांड जो है वो बढ़ने लगी। तो सिंगल सेल प्रोटीन की यहाँ पर डेफिनेशन एक दी हुई है टेक्निकल सी, इट इज़ अ क्रूड और अ रिफाइंड एडिबल प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर माइक्रोबियल कल्चर फ्रॉम डेड और ड्राइड सेल ऑफ बायोमास। तो बायोमास किसको बोला जाता है? बायोमास बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर को, तो इसको हम लोग बायोमास बोलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो पूरा कल्चर होता है, ड्राइड हो या कि डेड और ड्राइड होना चाहिए, उसको कल्चर करके उसको सुखा लेते हैं और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पूरे कल्चर को ही खाते हैं डायरेक्ट, टैबलेट्स के फॉर्म में हो गया या छोटे छोटे केक्स के फॉर्म में। तो वो प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होते हैं। अब इसमें कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं? बहुत वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इनको प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अलगी हैं, फंजाई हैं, ईस्ट हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। अब इनको ग्रो करने के लिए जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मतलब जहाँ पर हम बैक्टीरिया को पालेंगे, मतलब सिंपल बोलें तो बैक्टीरिया का खाना, क्योंकि अब हमको बैक्टीरिया को पालना है तो उनको कुछ ना कुछ तो खिलाना पड़ेगा। तो उसको खा के उस कल्चर को बैक्टीरिया हैं, अलगी हैं या ईस्ट हैं, ये अपने सेल को डिवाइड करेंगे और जब ये इनके सेल डिवाइड होंगे तो इनके सेल के अंदर प्रोटीन जमा होगा और बाद में फिर वही कल्चर जो है उसको ड्राई करके और उस प्रोटीन को फिर एनिमल या ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल करवाया जाएगा। तो अब इनको ग्रो करना है, तो इनको ग्रो करने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है उसको सबस्ट्रेट कहेंगे यहाँ पे, या उसका कल्चर मीडियम कहेंगे। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग कल्चर मीडियम नहीं होता है बैक्टीरिया और इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए। ये बहुत इनएक्सपेंसिव कल्चर के ऊपर ग्रो कर सकते हैं हम लोग। इनएक्सपेंसिव मतलब एकदम सस्ते कल्चर पे, जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट पे, यानी फसल काटने के बाद में जो बचता है एग्रीकल्चरल वेस्ट उसके ऊपर, वुड शेविंग पे यानी छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े के ऊपर, और या के सॉ डस्ट पे। तो जो सॉ डस्ट होता है लकड़ियाँ काटने के बाद में उसका बुरादा बच जाता है, जो उसका डस्ट बचता है उसके ऊपर। फिर कॉर्न कॉब्स के ऊपर, कॉर्न कॉब्स मतलब कि अपना जो भुट्टा होता है उसके कॉब के ऊपर, मतलब उसको उसके दाने निकालने के बाद में, उसके ग्रेन्स निकालने के बाद में जो बचता है उसका पार्ट, उसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं। पैराफिन पे ग्रो कर सकते हैं। और शुगर केन मोलेसेस पे, मोलेसेस बोलते हैं शुगर इंडस्ट्री में जब शुगर बना लेते हैं तो उसके बाद में जो उसका बचा हुआ मटेरियल होता है उसको शुगर केन मोलेसेस बोला जाता है, उसके ऊपर। इवन ह्यूमन और एनिमल के एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रीटरी वेस्ट के ऊपर भी इसको ग्रो किया जा सकता है, एज अ कल्चर उसको भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये सस्ते सस्ते जो है वो एकदम कल्चर है और बाद में फिर उससे हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन ऑब्टेन होता है। तो ये तो हो गया इसका कल्चर मीडियम। अब यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनसे ऑब्टेन होने वाला जो प्रोटीन है, सिंगल सेल प्रोटीन, ये बहुत प्रोटीन रिच होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन होता है इसके अंदर, प्रोटीन के अलावा इसके अंदर हमको अलग अलग टाइप के विटामिन भी देखने को मिलते हैं, जैसे बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन हैं, मिनरल देखने को मिलते हैं और फैट भी रहता है। लेकिन एक ख़ास बात इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो फैट है उसका कंटेंट बहुत कम होता है। मतलब अगर डायरेक्ट जो एनिमल, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि एनिमल मीट, तो एनिमल का जो मीट होता है उसमें प्रोटीन तो होता है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि प्रोटीन का एक बहुत रिच सोर्स है मीट जो है। लेकिन मीट में प्रोटीन होने के साथ साथ उसके अंदर फैट का कंटेंट भी ज़्यादा होता है। तो जिनको फैट की प्रॉब्लम होती है, वेट गेन की प्रॉब्लम होती है, डायबिटिक होते हैं बहुत सारे लोग, और जो दूसरे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम रखने वाले लोग होते हैं, तो उनको जो एनिमल मीट है वो एनिमल मीट प्रोटीन के साथ साथ में उनकी बॉडी में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फैट भी चला जाता है। तो वो लोग एनिमल मीट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। बट ऐसे पर्सन जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वाले पर्सन हैं वो लोग भी सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये एक इसका बड़ा फ़ायदा है कि फ़ैट का जो कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है और प्रोटीन विटामिन का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। तो
अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं कि कहाँ से हम इसको, किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर से इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे फंगस के अंदर अगर हम देखें तो इसमें एस्परजिलस नाइगर, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये 2 स्पेसीज़ के नाम दिए। और भी बहुत सारी स्पेसीज़ हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर 1 या 2 या किसी में 3 स्पेसीज़ के नाम दिए हुए हैं, तो आपको बस इस तरह से ये एग्जाम्पल के तौर पर 1-2 स्पेसीज़ जो दी हुई है ये याद रखना है, कैटेगरी के साथ में याद रखना है। तो फंजाई में एस्परजिलस नाइगर है, ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ईस्ट है, ईस्ट के अंदर सैक्रोमाइसिस सर्वाइसे, जो जिसको बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है, ब्रेवर्स ईस्ट भी इसको कहते हैं, कैंडिटा यूटाइलिस है इसके अंदर। ऐसे ही अलगी के अंदर जो है वो स्पायरुलिना नाम की अलगी है, क्लोरेला नाम की अलगी है, क्लोरेला पायरेनोइडोसा है। क्लोरेला स्पेसीज़ भी याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर स्पायरुलिना स्पेसीज़ दिया है, ऐसे क्लोरेला स्पेसीज़ बोल सकते हैं। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है सिंगल सेल प्रोटीन ऑब्टेन होता है। ऐसा बताया जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली अगर 250 ग्राम का हम कल्चर लेते हैं मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस का, और इसको कल्चर करते हैं, ग्रो करते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है इससे 250 टन तक का जो है वो प्रोटीन प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो डिवीज़न रेट होता है वो बहुत फास्ट होता है और इसके अंदर सेल प्रोटीन जो रेशो होता है वो ज़्यादा होता है। तो एक बहुत बड़ा रिच सोर्स है प्रोटीन का मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस। ऐसे ही एक बैक्टीरिया बैसिलस मेगास्टीरियम है। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया हैं, इनके बायोमास से ज़्यादा प्रोटीन ऑब्टेन होता है। अब कुछ हमको जो है इसके एडवांटेजेस देखना है कि सिंगल सेल प्रोटीन के फ़ायदे क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेज में पहला एडवांटेज है कि हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करके प्रोटीन ऑब्टेन करना है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत हाई होता है, तो इसके लिए हम कम टाइम में इससे ज़्यादा बायोमास ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कम टाइम में हमको बायोमास जो है वो ज़्यादा ऑब्टेन हो जाएगा। फिर दूसरा फ़ायदा ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनको हम चाहें तो आसानी से जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। मींस इनके अंदर कोई पर्टिकुलर टाइप के जीन इंट्रोड्यूस करके और डिज़ायर्ड प्रोटीन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू मैक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी ईजिली जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्योंकि सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर जीन मैनिपुलेशन करना जो है वो आसान होता है। तो इससे हमको लार्ज अमाउंट में अमाइनो एसिड मिल जाएगा और प्रोटीन का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। एक अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर एस्टिमेट दिया है 43 से 85% वेट बेसिस, मतलब हमको वेट बेसिस पर, वेट बेसिस यहाँ पर किसको बोला गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर और उससे ऑब्टेन होने वाले प्रोटीन को बोला गया है। 43% से 85% तक हमको जो है प्रोटीन मिल सकता है। मीनिंग क्या है इसकी, जैसे वेट बेसिस का मतलब यहाँ पे WW जो बेसिस है, इसका मतलब ये है कि अगर सपोज़ कर लो हम 100 ग्राम का बायोमास लेते हैं, बायोमास मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ड्राई किया हुआ कल्चर, सुखाया हुआ कल्चर लेते हैं, तो 100 ग्राम वेट पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमको 43% मतलब 43 ग्राम से लेकर 85 ग्राम तक, मैक्सिमम 85 ग्राम तक हमको जो है प्रोटीन मिल जाएगा। तो 100 ग्राम के कल्चर पर अगर 85 ग्राम तक का अगर हमको प्रोटीन मिलता है, 15 ग्राम जो है उसके अदर बाय प्रोडक्ट रहेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा कंटेंट है कि 100 ग्राम पर अगर हमको 85 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो हम जो है वो 1000 ग्राम पर कितना ऑब्टेन कर सकते हैं। ऐसे ही 1 टन के ऊपर 1000 kg पर हम कितना ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये रेशो जो है वेट रेशो ये बहुत ज़्यादा होता है सिंगल सेल प्रोटीन का। जबकि हायर एनिमल्स जो हैं जैसे कैटल्स हैं, बफेलो हैं, गोट हैं, इनका जो बॉडी वेट है और इनके बॉडी वेट के हिसाब से इनकी बॉडी में जो प्रोटीन रेशो है, तो वेट प्रोटीन रेशो जो है, बॉडी वेट और उनके अंदर मिलने वाला प्रोटीन का वेट, ये रेशो जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है। किसके कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। फिर थर्ड बेनिफिट ये है कि
हम जो है रॉ मटेरियल के ऊपर इसको ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे हम लोग यहाँ पर जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं या सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं, वो सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट मोलेसेस होता है। शुगर केन इंडस्ट्री में शुगर बनाने के बाद जो बच जाता है वो, फिर उसके बाद में इसको एग्रीकल्चरल वेस्ट के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। फिर डेयरी इंडस्ट्री में जो वे बचता है, वे एक तरह का जो है वो मिल्क का बाय प्रोडक्ट होता है। जैसे छाछ होता है ना, उसी तरह का होता है, लेकिन छाछ से भी ज़्यादा पतला होता है वो। तो वो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको डेयरी इंडस्ट्री वाले जो है वो फेंक देते हैं, वो कोई काम का नहीं होता। तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जा सकता है। पोटैटो के जो पोटैटो प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज़ होती है, जैसे जहाँ पर जो है वो चिप्स बनते हैं, वेफर्स बनते हैं अलग अलग, तो इनका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है पोटैटो का, ये भी बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। तो इस वेस्ट के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ग्रो कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम इनको ग्रो करते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा खर्चे वाला सबस्ट्रेट नहीं होता। एक सस्ते सबस्ट्रेट के ऊपर इनको ग्रो करके और ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन ऑब्टेन किया जा सकता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं इसके, और गुड सोर्स है विटामिन का। उसके साथ साथ में अमाइनो एसिड, मिनरल और क्रूड फाइबर्स भी इससे हमको मिल जाते हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं सिंगल सेल प्रोटीन के। तो फ्यूचर में सिंगल सेल प्रोटीन जो है एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव सोर्स प्रूव होने वाला है वर्ल्ड में, और ये हेल्प करेगा बढ़ती हुई पॉपुलेशन की प्रोटीन डिमांड को ओवरकम करने में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बायो फोर्टिफिकेशन। एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, शॉर्ट नोट के लिए जो है बहुत पूछते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन भी और SCP यानी सिंगल सेल प्रोटीन। तो बायो फोर्टिफिकेशन की मीनिंग क्या है? बायो फोर्टिफिकेशन की सिंपल सी मीनिंग है टू ग्रो न्यूट्रिएंट रिच प्लांट्स। मतलब कि प्लांट को इस तरह से ग्रो करना कि उनके अंदर न्यूट्रिएंट का जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। अब न्यूट्रिएंट में हर टाइप का न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हो गए, उनका कंटेंट जो है वो बढ़ाने की कोशिश करना। तो इस मेथड को जो है वो बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। अब जो बायो फोर्टिफिकेशन है ये एक नेचुरल मेथड है। मतलब क्रॉप्स जो ग्रो होती हैं वो तो ऑर्डिनरीली जो है वो होती ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी क्रॉप्स ग्रो की जाएं जिसमें कोई पर्टिकुलर टाइप के अमाइनो एसिड या कोई पर्टिकुलर टाइप के मिनरल या कोई पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट्स, उनका कंटेंट ऑर्डिनरी क्रॉप से ज़्यादा हो, ऑर्डिनरी क्रॉप से ज़्यादा हो। जैसे हमको पता है कि पल्सेस जो हैं दे आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो पल्सेस वैसे तो अच्छे सोर्सेस हैं प्रोटीन के, लेकिन कुछ ऐसी पल्सेस की वैरायटी ग्रो करना कि जिसमें नॉर्मल पल्सेस के मुकाबले में प्रोटीन का कंटेंट और अमाइनो एसिड का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो। तो ये मेथड जो होता है इसको कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। तो अब ये बायो फोर्टिफिकेशन जो है इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये हेल्प करता है माल न्यूट्रिशन से बचाने में। माल न्यूट्रिशन मतलब हमने पढ़ा होगा, देखो प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन 11 में अलग अलग टाइप के डिजीज़ेस हैं, क्वाशी वर्कर है, मरासमस हैं। तो ये सब ऐसी डिजीज़ेस हैं जो प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज़ेस हैं। तो ये माल न्यूट्रिशन से बचाने में हेल्प करता है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का फूड प्रोडक्ट है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होना चाहिए वो न्यूट्रिएंट हमको नहीं मिल रहा है, तो हम वो फूड तो खा लेंगे, हमारा पेट तो भर जाएगा, लेकिन हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिएंट डिमांड है, ये न्यूट्रिएंट डिमांड पूरी नहीं होगी। और जब न्यूट्रिएंट डिमांड पूरी नहीं होगी तो सिर्फ हमारा पेट भर जाएगा बस, लेकिन बॉडी को जो चाहिए उस पर्टिकुलर टाइप के फूड से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इसकी वजह से धीरे धीरे क्या होगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, बॉडी में उस प्रोटीन की या उस टाइप के अमाइनो एसिड की कमी होती जाएगी, और धीरे धीरे फिर जो है इससे वीकनेस आएगी और डिफरेंट टाइप के फिर डिजीज़ेस जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे बचाने के लिए बायो फोर्टिफिकेशन का मेथड बनाया गया है, बताया गया है। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस एक डिज़ीज़ है, विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए जो है गोल्डन राइस ये इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि विटामिन ए रिच होता है।
तो ये एक एग्जांपल है बायोफोर्टिफिकेशन की। वीट में भी हम आगे एग्जांपल देखेंगे, प्रोटीन रिच वीट प्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम एटलस 66 है, अभी आएगा आगे एग्जांपल में। तो ये बायोफोर्टिफिकेशन को समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल दिए कि आपको समझ में आ जाए कि बायोफोर्टिफिकेशन एक्चुअल में होता क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब क्यों करना बायोफोर्टिफिकेशन। जैसे एक है कि प्रोटीन कंटेंट और उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, फैट और ऑयल कंटेंट बढ़ाना, विटामिन कंटेंट को बढ़ाना, हर टाइप के न्यूट्रिएंट को, माइक्रो न्यूट्रिएंट के कंटेंट को, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करना। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। सो सिंगल सेल बायोफोर्टिफिकेशन जो है, बायोफोर्टिफिकेशन इसको हम कैसे अचीव करते हैं, मतलब इसके मेथड्स क्या हैं। तो बायोफोर्टिफिकेशन अचीव करने के मतलब कंटेंट, न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ाने के दो मेथड हैं। एक जो है वो तो अपना पुराना तरीका है जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल मेथड, जो हमने देखा इस एकदम चैप्टर के बिगिनिंग में। मतलब ये कि कोई ऐसा प्लांट जो नेचुरली विटामिन, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट रिच हो, उसको किसी दूसरे ऐसे प्लांट से क्रॉस करवाना आर्टिफिशियली जो कि न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट है। तो ऑटोमेटिक जो है वो आगे की F1, F2, F3 जनरेशन में धीरे धीरे न्यूट्रिएंट क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। तो एक तो ये मेथड है, और दूसरा जो इसका मेथड है वो है बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, RDNA टेक्नोलॉजी शॉर्ट में इसको कहते हैं। तो दो मेथड हैं, एक कन्वेंशनल ब्रीडिंग का मेथड हुआ, मतलब वो पुराना तरीका जहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं कोई पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट रिच प्लांट को, उसको न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट प्लांट से क्रॉस करते हैं। और दूसरा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, RDNA शॉर्ट में लिखते हैं इसको हमको पढ़ना है एक चैप्टर में, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में डिटेल में। तो इसमें क्या करते हैं कि कोई पर्टिकुलर टाइप का जीन जो किसी एंजाइम को या किसी प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको निकाल करके और उसको किसी वेक्टर के थ्रू, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के DNA के थ्रू प्लांट के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो ये दो मेथड्स हैं इसको ऑब्टेन करने के। कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जैसे जो अब तक प्रोड्यूस की गई है बायोफोर्टिफिकेशन से, जैसे फोर्टिफाइड मेज जो कि अमाइनो एसिड लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ये दो अमाइनो एसिड, इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। ट्रिप्टोफैन जो है उसमें रिच है, मतलब ये हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है। तो मेज प्रोड्यूस किया गया है। वैसे यहाँ नाम तो नहीं दिए गए हैं, आप चाहे तो अपने एडिशनल नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। शक्ति, रतन और प्रोटीना, ये तीन हाइब्रिड मेज के नाम है, शक्ति, रतन और प्रोटीना। पर्टिकुलरली जो नीट का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं फ्यूचर में, वो लोग, क्योंकि कभी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो नीट के एग्ज़ाम्स में आते हैं, कुछ एग्जांपल्स अपने यहाँ बुक में नहीं दी गई हैं, तो उनको आप एडिशनली अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। तो ये हाइब्रिड मेज है जो कि लाइसिन और ट्रिप्टोफैन रिच होता है। फिर ऐसे ही एक वीट, जो ऐसा मैंने अभी बताया, एटलस 66, प्रोटीन कंटेंट जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। फिर आयरन रिच राइस है जिसके अंदर आयरन का कंटेंट नॉर्मल राइस के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज़्यादा है। कुछ वेजिटेबल क्रॉप हैं जैसे कैरोट है, स्पिनच है, ये सब जो है वो विटामिन ए और मिनरल रिच है। ऐसे ही विटामिन सी एनरिच बिटर गर्ड है, टोमेटो है, ये सब जो है वो प्रोड्यूस किए गए हैं IARI के थ्रू, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, इसके थ्रू। तो यहाँ तक के हम लोगों ने जो है ये प्लांट के रेस्पेक्ट में एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन को स्टडी किया है। यानी देखो, हमने एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में शुरू में इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि इस चैप्टर में समझो कि 3 अलग अलग चैप्टर्स एक साथ में कॉम्बिनेशन में दिए हुए हैं। एक तो प्लांट ब्रीडिंग है, मतलब कि अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स हैं उनसे हम प्रोडक्टिविटी को, डिजीज़ रेजिस्टेंस को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, वो है। दूसरा हमको फिर जो है वो एनिमल के रिस्पेक्ट में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के मेथड्स देखने हैं।
तो आगे इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है हमारा वो है एनिमल हस्बेंड्री का। तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम लोग जो है अलग अलग टाइप के एनिमल्स की ब्रीड्स, ऐसी ब्रीड जो डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, हाई प्रोडक्टिविटी वाली हो, हाई मिल्क यील्डिंग हो, पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसके अंदर ज़्यादा एग लेइंग हो या ज़्यादा मीट प्रोड्यूस करने वाले चिकन्स हों। इसी तरह से फिशरी इंडस्ट्री है, फिशेस के टाइप्स, उनको रियर कैसे करना है, उनके प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, और सिल्क इंडस्ट्री है। तो इस तरह की कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमको, जो कि एनिमल से रिलेटेड हैं, उनके बारे में हमको यहाँ पर आगे एनिमल हस्बेंड्री के टॉपिक में पढ़ना रहेगा। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री के ये प्रीवियस चैप्टर के अंदर एक सेपरेट चैप्टर था, लेकिन यहाँ पर जो है वो इसी एनहांसमेंट वाले टॉपिक में इसको इंक्लूड करके दे दिया गया है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में एनिमल हस्बेंड्री यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे।